चलो भाई, कहाँ तक हुआ था लास्ट? सन कहाँ तक पहुंचा था? 1925। 1944 में कौन सा कमीशन आया था भाई? कमीशन आया था या रिपोर्ट आई थी? रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट का नाम क्या था? सर्जेंट रिपोर्ट। सर्जेंट रिपोर्ट आई क्यों थी भाई? ठीक है, नेक्स्ट। और 1929 में कौन सी कमेटी आई थी जिसकी रिपोर्ट सर्जेंट रिपोर्ट के अंदर जो है दी गई थी? हार्टोग कमेटी। हार्टोग कमेटी को क्यों बनाया गया था? कौन से कमीशन के लिए बनाया गया था? 1917 में आया था। क्या बुढ़ा दूंगी पकड़ के। सैडलर कमीशन है, ठीक है। सैडलर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो कौन सी उसमें आई थी? हार्टोग कमेटी में आई थी, ठीक है। आया, ठीक है। और 1920 में क्या हुआ था भाई? केब की स्थापना हुई थी। केब की फुल फॉर्म क्या है? इसको अबॉलिस्ट कब कर दिया गया था? 23 में। किस कारण की वजह से? फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। दोबारा इसका रिकमेंडेशन कब दिया गया था? रिवाइज्ड कब किया गया था? 19 रिवाइज्ड कौन सी कमेटी में किया गया था? हार्टोग कमेटी में। उसके बाद दोबारा बनाया कब गया था? 33 और 34 में, ठीक है। उसके बाद ये अब तक चली हुई है, ठीक है। 93-94 में इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था। इसमें रिपोर्ट बनाई गई थी, बस इतना, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, एक कमीशन आया था 1849 में। क्या हुआ था 1849? JED बैथून के द्वारा बैथून स्कूल की स्थापना की गई थी। और किस चीज़ के लिए था वो स्कूल? फीमेल्स के लिए फर्स्ट स्कूल बना था, ठीक है। अच्छा, और बताओ। IIT दिल्ली। अच्छा, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी है। दोनों एक ही है। हाँ, 82 और 87। पूसा किस चीज के लिए फेमस है? दूसरा कौन सा था इसके साथ? रुड़की। IIT रुड़की 1847, ठीक है। अच्छा, जो भी इनके वॉइस राय हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से रखना कि कौन से टाइम पे। आज के लोग क्या करते हैं, वो वॉइस राय को उठाते हैं, इधर से ईयर उठा लेंगे, इधर से वॉइस राय उठा लेंगे, इस ईयर के बीच में जो है कौन सा वॉइस राय था, ठीक है। और कौन से कमीशन में कौन सा वॉइस राय था। ये आजकल क्वेश्चन इस तरीके से बना कि लॉर्ड की भी, लॉर्ड कर्जन के या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन कौन सी कमेटी जो है किस किस टाइम पे जो स्टार्ट की गई। हाँ, तो उसमें क्या आएगा? लॉर्ड कर्जन। इस तरीके से पूछा हुआ है। अच्छा, जितने भी, जैसे कोई भी यूनिट चलती है, जैसे पेपर 1 की हायर एजुकेशन चली हुई है ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसर्च चली हुई है, तो जिस दिन रिसर्च करवाते हैं तो उस दिन रिसर्च के ही क्वेश्चन बुक में देखने हैं। कौन से? वॉल्यूम 4 में, ठीक है, वॉल्यूम 4 में। और जिस दिन हायर एजुकेशन चलती है यही बैठ के, बाद का चक्कर नहीं है। जितनी देर यहाँ बैठते हो ना उतनी देर बातें कम और ये ढूंढने पर ज़्यादा जोर दिया करो। और पता है क्या है, एक दूसरे का सहयोग ज़्यादा किया करो कि भाई ये वाला क्वेश्चन तू ढूंढ और ये वाला क्वेश्चन मैं ढूंढती हूँ। आधे ये वाला ढूंढो, आधे ये वाला ढूंढो, आगे आधे पीछे से स्टार्ट करो, आधे आगे से स्टार्ट करो। इससे पता है क्या होता है, एक तो जो कोलैबोरेशन की जो भावना होती है वो थोड़ी सी रहती है कि भाई हाँ सहयोग की। फिर लास्ट वाले बैच में थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा होगा तो वो चीज़ आप लोग मत होने देना, ठीक है। सहयोग से चलते, जैसे कि 5 क्वेश्चन आपने ढूंढ दिए, 5 क्वेश्चन किसी और ने ढूंढ दिए, भी 10 क्वेश्चन निपट के सोल्व हो गए ना। जो उन्होंने ढूंढा वो आपको बता देंगे, जो आपने ढूंढे वो आप उनको बता दोगे, सोल्व हो गए। 10 क्वेश्चन डेली के सोल्व करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी। और इस तरीके से करो तो जल्दी हो जाएंगे। चीज़ें जल्दी भी करनी है ना, नहीं तो फिर हम लेके बैठे ही रहेंगे उसको कि हाँ ये ऐसे वैसे वैसे वैसे। हाँ, कुछ ज़्यादा ही कोलैब कर। ये वाला देख लिया भाई आपने? ये पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ, रंगून, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और ढक्का यूनिवर्सिटी देखे हैं इनके सन? कुटोगे तुम मेरे हाथ से। गवर्नमेंट रेजुलेशन 1913 का है ये।
वर्धा कमीशन कब आया था? 19 क्वेश्चन का आंसर दो इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एम टू प्रमोट नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया? मेघालय कहाँ है? पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता। चलो आ जाओ। फर्स्ट अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस। हाँ एल्फिंस्टोन है। एल्फिंस्टोन। अब पोस्ट है, बीच में एक पेज का गैप छोड़ देना, क्योंकि जो भी चीजें प्री से रिलेटेड पेपर में आएंगी ना, उसमें क्वेश्चन में आएंगी, तो वो अपने 2 पेज छोड़ दो बीच में लिख लेना कि भाई हाँ ये भी हमारी जो है प्री में ही है। थोड़ा सा करेंगे, बाकी फिर क्वेश्चंस देखेंगे हम इसके, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होंगे इनके। देखो फर्स्ट आता है राधा कृष्ण कमीशन 1948 1948। आज़ादी के बाद पहला कमीशन कौन सा आया था? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आज़ादी के बाद पहला कमीशन कौन सा था? सेकंड नाम क्या है? देखो अगर यूनिवर्सिटी आ गया तो इन्होंने किसके लिए काम किया होगा? नॉर्मल सी चीज है, यूनिवर्सिटीज के लिए किया होगा ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था? 1948 में आया था। कब? 48 में। 48 49 दोनों लग जाता है इसके अंदर, ठीक है। 48 49। नेक्स्ट लाइन में यही दिया हुआ है कि भाई इसको सेटअप क्यों किया गया था कि भाई यूनिवर्सिटीज के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए, अपने ही कंट्री में यूनिवर्सिटीज के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए इसको जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्या है? देयर शुड बी 12 ईयर ऑफ प्री यूनिवर्सिटी। ये इस लाइन का मतलब क्या है? 12 ईयर ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कोर्स। अरे हमारी ये है ग्रेजुएशन तक, फर्स्ट से लेके और ग्रेजुएशन तक, सॉरी फर्स्ट से लेकर 12th तक प्री यूनिवर्सिटी हो गया ना वो, कि 12 इयर्स का जो है कोर्स होना चाहिए। ठीक है, 12 इयर्स का जो है कोर्स होना चाहिए। अच्छा इन्होंने 3 डोमेन्स के बारे में बात की थी, 3 मेन ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे हुए अभी। सेंट्रल एजुकेशन के बारे में पूछा था, लिबरल एजुकेशन और आपका ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। ये ऑक्यूपेशनल अगर यहाँ पे लिखा हो तो मैं यहाँ पे वो लिख सकती हूँ, क्या बोल सकते हैं? हाँ वोकेशनल। वोकेशनल का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्किल से रिलेटेड कोई भी चीज को सिखाना। सेंट्रल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन और आपका क्या आ जाएगा? ऑक्यूपेशनल। या फिर कहानी नहीं लिखना, बिल्कुल कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखे हुए हैं ना कीवर्ड्स छोटे छोटे, बस। करो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में बात की गई थी इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव के भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कार्य जो है बिल्कुल तौर तरीके से होने चाहिए। यूनिवर्सिटी के बारे में ही सब कुछ आएगा इसके अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये बोलते हैं ना कि भाई हाँ स्कूल से रिलेटेड भी उन्होंने बताया था, तो नहीं। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी प्लेस्ड इन कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट में जो है इसको शामिल किया। कनकरेंट का मतलब क्या है? समवर्ती सूची। उसका मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर जो है एजुकेशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का अधिकार होना चाहिए। और देखो क्वेश्चन यहां से निकल के आया कि कनकरेंट लिस्ट 42 अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, और इसका कनकरेंट का मतलब क्या होता है कि भाई एजुकेशन के ऊपर स्टेट और सेंटर। इसको कब किया गया था? 1976 में।
1976 में, ईयर था 1976, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी। ठीक है, क्या हुआ देखो, इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई जो राधा कृष्ण कमीशन था उन्होंने यूनिवर्सिटी के ऊपर फोकस किया था। ठीक है, दूसरी चीज़ कि यूनिवर्सिटी में एक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से सर्विस होनी चाहिए कि जो सारे के सारे प्रशासनिक कार्यों को जो है संभाल सके। उसके बाद इसमें क्या पड़ा कि एजुकेशन को जो है प्लेस कर देना था किसमें, करंट लिस्ट में। अब करंट लिस्ट का मतलब हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी जैसे सेंटर का रूल है, सेंटर के रूल के भी हाँ सेंटर फॉलो करेगी, स्टेट में है कोई भी चीज़ तो स्टेट फॉलो करेगी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कभी एजुकेशन को करंट लिस्ट में डालो। स्टेट का भी फर्ज बनता है और सेंटर का भी फर्ज बनता है एजुकेशन के बारे में सोचने का। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई ये करंट लिस्ट को शामिल कब किया गया था, एजुकेशन को करंट लिस्ट में शामिल कब किया गया था, 1976 में किया गया था। कौन से अमेंडमेंट में किया गया था, 42 अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि भाई एजुकेशन सिस्टम पर किसी भी चीज़ का या स्टेट का और सेंटर का दोनों का कंप्लीट अधिकार है कि भाई दोनों ही फैसले लो उस चीज़ से रिलेटेड, यानी कि भाई एक के ऊपर छोड़ दिया कि भाई आपके स्टेट के अंदर है तो आप देखो। ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? अलग से लिख लो ना, कंकरेंट लिस्ट 42 अमेंडमेंट 1976 और उसका स्टेट एंड सेंटर। बॉक्स बना के ज़्यादा लिखा करो, कीवर्ड से ये इन चीज़ों का यूज़ किया करो, इस तरीके से हाईलाइट का यूज़ किया करो। ठीक है, और जो भी हाईलाइट वाली चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे कंकरेंट लिख दिया उसके बारे में लिख दिया, ऐसे इफेक्टिव नोट्स का बनाया करो। ऐसा नहीं कि भी पूरी पूरी कहानी लिख दिया है, कहानियाँ मत लिखा करो, कहानियाँ नहीं पढ़ी जाती। कहानियाँ तब पढ़ सकते हो जब तुम पढ़ाने की जगह पे आ जाओगे ना, जब पढ़ाओगे बच्चों को तब तुम्हें कहानियाँ भी समझ में आ जाएगी। राहुल, ये तुम्हारे सर में मारूंगी देखना फेंक के। ये क्या किया आपने? मैं तुम्हारी दो बत्ती जला दूंगी, देख लेना अगर दोबारा इसमें लगाई तो। ये देखना जरा अंदर डाल दिया उसके। बदतमीज। 20 रुपए का सौदा जला दिया तुमने वो। चलो नेक्स्ट देखो भाई, यूजीसी के बारे में सेकंड रिकमेंडेशन दिया गया था। फर्स्ट रिकमेंडेशन कहाँ पे आया था? सर्जेंट में आया था। सेकंड रिकमेंडेशन कहाँ पे आया? थप्पड़ मारूंगे कर सो रहे हो राधा कृष्ण में। ठीक है, नेक्स्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये लाइन पहले भी आई हुई है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रखना है? इंग्लिश रखना है यूनिवर्सिटी लेवल पर। कहाँ पर? अब सारी चीज़ें ना बताई नहीं जाएंगी कि भाई हाँ ये कौन से लेवल पर रखनी है, यूनिवर्सिटी के लेवल, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में ही बताया था, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में ही बताया था। चले नेक्स्ट चले, क्या है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश रखना है, उसको रिमूव ही नहीं करना। जो चीज़ चलती आ रही है तो उसको एज इट इज चलने दो। इंग्लिश में चलेगा। हाँ, देखो क्या क्या आया था इसके बारे में। राधा कृष्ण कमीशन का दूसरा नाम क्या है इसका? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आया कब था? 1940। अच्छा, राधा कृष्ण कमीशन, राधा कृष्ण कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। हाँ, कौन थे? सेकंड। ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्टर फर्स्ट थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर फर्स्ट थे और सेकंड क्या थे हमारे? अबुल कलाम आजाद, है ना। चलो, और क्या है इसके बारे में? प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इन्होंने 3 चीजों के ऊपर फोकस किया था, सेंट्रल, लिबरल और ऑक्यूपेशन। ये 3 चीज याद रखना है, सेंट्रल, लिबरल और ऑक्यूपेशन। इसमें से एक वर्ड एग्जामिनर ने हटाया तो क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद यूजीसी की स्थापना के बारे में बोला था। उसके बाद एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए बोला था। कंकरेंट का मतलब क्या है? समवर्ती सूची, जिसमें क्या होता है स्टेट और सेंटर का दोनों का जो है दोनों का फर्ज होना चाहिए कि भी एजुकेशन के बारे में सोचे। ठीक है, अच्छा ये आया कब था? 1976 में आया था। अमेंडमेंट कौन सा था? 42 अमेंडमेंट था। ठीक है, 42 अमेंडमेंट। और क्या था भाई? इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही रखना है, इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये पहले से ही चलता आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? यूजीसी की स्थापना के बारे में सेकंड रिकमेंडेशन जो है राधा कृष्ण कमीशन, फर्स्ट किसने दी थी? सर्जेंट रिपोर्ट ने। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है मुदालिर कमीशन 1952। ये क्या था? स्कूल से रिलेटेड था भाई, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। कौन सी होती है?
+2? नहीं मैम 10 तो सीनियर सेकेंडरी +1 +2 है, और ये हमारे क्या हो जाएगा, स्कूल लेवल से रिलेटेड हो गया। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसने अपॉइंट किया था? देखो इसको ना एरो बना के लिखो, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसको लेके कौन आया था, इसको एरो डाल के लिख दो, GOI। ठीक है, देखो लिखने के ना तरीके होते हैं, ये ना स्टोरिया मत करा करो। लिख दे इसका दूसरा नाम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, अच्छा आया कब था ये? 1952 में। किसके द्वारा? GOI। ठीक है, छोटा सा लिखा करो। अच्छा इसमें लिया रेजोल्यूशन नंबर क्या है इसका, ये लिखो इसका रेजोल्यूशन नंबर, यही है रेजोल्यूशन नंबर। रेजोल्यूशन नंबर F9। पता क्या एग्जामिनर क्या करता है, इसमें से एक नंबर गायब कर देगा बस। 52B1 और डेट क्या थी? 23 सितंबर 1952। 23 सितंबर 1952। 23 सितंबर 1952। चेयरमैन डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, क्या आता है? ALM मुदालियर। क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में तो बता। तुम्हारा दिमाग कहीं और? नहीं मैम। कहाँ है? लड़ाइयों में? नहीं मैम, लड़ाइयों में नहीं है। आया तो था मेरे पास एक मैसेज आपका। आया तो था, फोटो डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे। पहली बार हुआ था। पता नहीं क्या करके आई है। मैं तो सो गई थी कि रात को मैसेज छोड़ रखा था इन्होंने, मैं क्या पता नहीं क्या पंगा कर दिया इसने। मैंने अगले दिन सुबह देखा और रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, क्या ही रिप्लाई करती है इसका। कहाँ पे? देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो इसमें से कितने निकलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, उसके बाद इसको किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसका रेजोल्यूशन नंबर यही है। अगर वो देंगे ना इस तरीके के क्वेश्चन तो वो लिख के देंगे कि यही है, पूछेंगे नहीं आपसे, वो देंगे कि भाई हाँ यही है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसकी डेट, एग्जैक्ट डेट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेयरमैनशिप किसकी थी, यानी किसके अंडर इस काम को किया गया था, कि इस कमीशन को लाया गया था, तो डॉक्टर AL मुदालियर। ठीक है, अच्छा वाइस चांसलर ये क्या थे? वाइस चांसलर ऑफ मद्रास। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। ठीक है, BMC है ना। अब मद्रास का मुझे डेट बताओ जरा, ढूंढा तो नहीं होगा तुमने? नहीं ढूंढा होगा ना, गूगल तो नहीं किया होगा ना, करना भी मत। सारी चीजें ना मेरे मत्थे पे छोड़ दिया करो। मैडम करके दे देंगी, मैडम तुम्हारे मुंह में चम्मच रख के जाएगी, देसी घी की, है ना। कोई वर्ड जितनी बार रिपीट होगा ना, जितनी बार उसको आप लिखोगे, अब यहाँ पे ना इसको मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर वो तुमने वहां पे लिखा होता तो, कि मद्रास यूनिवर्सिटी कब आई थी, कब बन के तैयार हुई थी, कब बननी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यही कि लिख दो उसको कि हाँ ये हो गया रिवाइज, क्या अलग से रिवाइज करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस कमीशन ने किसके ऊपर फोकस किया था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के ऊपर फोकस किया था। नेक्स्ट चलो, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था बेटर करिकुलम के बारे में, बेटर करिकुलम पैटर्न के बारे में जो है रिकमेंडेशन दिया था। लिखो बेटर करिकुलम पैटर्न के बारे में रिकमेंडेशन दिया था। अच्छा करिकुलम क्या होता है? दो चीजें होती हैं, देखो करिकुलम और सिलेबस। ठीक है, स्पेलिंग नहीं है, बताओ फिर कहाँ गलत है? ए वाली, ए को कहाँ लिखूं? अब ठीक है, गलत हो गया ना, तुम्हारे बजाऊंगे पकड़ के। मुझे तो अभी भी गलत लग रही है ये। ठीक है, ठीक है, देखो भी सिलेबस और करिकुलम क्या होता है। करिकुलम हमारा 50% है
और सिलेबस हमारा 100% है। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, सभी जो सिलेबस हैं वो करिकुलम है, यानी कि ये 100%, ये 50%, यानी कि ये अपने आप में कंप्लीट होते हुए भी क्या है 50% है, और ये क्या है अपने आप में 100% है, यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है। देखो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस आपने एमए में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर का सिलेबस, सेकंड ईयर का सिलेबस, यही है ना। जब आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, क्या आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस करोगे? नहीं करोगे ना, तो उसको आप छोड़ दोगे। लेकिन करिकुलम क्या है, आपने कॉलेज में एडमिशन के साथ फर्स्ट ईयर में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, आपने जैसे कि रंगोली में पार्टिसिपेट किया या डांसिंग में पार्टिसिपेट किया, क्या ऐसा है कि भाई अगले साल आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? दोबारा कर सकते हो ना, तो वो चीज़ क्या करिकुलम है। ठीक है। अच्छा, करिकुलम दो तरीके के होता है, एक होता है को करिकुलम, एक होता है एक्स्ट्रा। ये बॉक्स में डाल के लिख लेना, इनको टीचिंग का कॉन्सेप्ट है ये, को करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम। को करिकुलम वो होता है जो भी मैंने जिस भी मैंने कोर्स में एडमिशन लिया है उसी से रिलेटेड मैं कुछ भी कर रही हूँ। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट क्या था, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ, ज्योग्राफी के मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, ज्योग्राफी के मैं क्विजेज कर रही हूँ, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो वो चीज़ क्या है, को करिकुलम है। को करिकुलम जो भी मैं जिस चीज़ के लिए मैंने एडमिशन लिया है उसी के रिगार्डिंग ही कोई भी काम करना। और एक्स्ट्रा क्या है, ये डांसिंग डूंसिंग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। डिफरेंस लिख लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका कि को में डिफरेंस क्या है और एक्स्ट्रा में डिफरेंस क्या है। दूसरा कौन सा पता है को करिकुलम के बाद एक्स्ट्रा, इसके अंदर क्या था, एक्स्ट्रा नॉलेज पार्टिसिपेट करना किसी राहुल टोपी हटा लो कानों के ऊपर से, ये टोपी लगा के रखते हैं तभी तो तुम्हारे कानों में आवाज नहीं जाती है। हाँ होता है, मैं सुबह हेलमेट लगा के आती हूँ, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा होता है ना तो सुनाई नहीं देता, और बाद में पता नहीं क्या ही बोल के चला जाता है वो अंदर गाड़ी में बैठे बैठे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा मैं सुनाई दे रहा होता मैं यहाँ होती। एक तो पहले ईयरफोन से लीड ने दिमाग खराब करके रखते हैं, लगा कर रखते हैं उनको कानों में, है ना। आई डोंट यूज, कांट का मतलब होता है कि मैं नहीं कर सकता, और डोंट का मतलब मैं नहीं करता यूज। हाँ कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा, तो सिर्फ उसको करेक्ट कर रहे हैं। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट इन्होंने किस चीज के ऊपर, मल्टीपर्पज के ऊपर फोकस किया गया था स्कूल में, मल्टीपर्पज के ऊपर और वोकेशनल के ऊपर। दूसरी लाइन लिखी हुई है वोकेशनल, दूसरी लाइन क्या है, वोकेशनल चीजों के ऊपर फोकस किया गया था कि बच्चों को वोकेशनल चीजें ज्यादा सिखाई जाए। अच्छा, फोकस्ड ऑन, ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको एज इट इज लिख लो भाई। टू प्रोड्यूस आइडल सिटीजन, टू प्रोड्यूस्ड आइडल सिटीजन। स्कूलिंग अच्छी होगी तो शायद बच्चों का क्या कहते हैं आगे का करियर भी, बच्चे की लाइफ भी अच्छी होगी। आइडल सिटीजन, सिटीजन का मतलब क्या होता है भाई, वो नागरिक, आइडल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी, भाई बच्चों को इस कैपेबल बना के छोड़ना है कि भाई वो मनी को जो है अर्न कर सके, ठीक है, पैसे कमा सके। ये वर्डिंग्स कहाँ पे बोली गई थी, मुदालियर कमीशन में। थर्ड है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, बच्चे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की, सबके अंदर होती है। डिसीजन मेकिंग पावर सबके अंदर होता है कि तुम डिसीजन ले सकते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, नहीं होता। खत्म हो गई शायद ये, डेवलप, टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यू, अरे गुण, अच्छे गुण, हाँ वही मानवीय गुण, गुण होने चाहिए बस अच्छे, ठीक है। ये वर्डिंग कहाँ पे बोली गई थी, मुदालियर कमीशन में बोली गई थी। नेक्स्ट देखो, थर्ड है 1961 कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। ओ गधो, क्या हुआ,
थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तक छोड़ दो। ये रहा, टू प्रोड्यूस आइडल सिटीजन। भाई स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस लिए पढ़ा रहे हैं? आइडल स्टूडेंट बनने, आइडल सिटीजन बनने के लिए ना, कि भाई एक अच्छा नागरिक बन सके, इसलिए। टीचिंग में कितने सारे, जब तक टीचिंग में पहुंचोगे ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट टीचिंग में क्लियर हो चुके होंगे, बहुत सारे। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961। अब थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया, ऊपर से ना थोड़ा सा खाली छोड़ा करूंगी, इसको नीचे करा करूंगी इसे। बताओ स्मार्ट बोर्ड कब लगेगा? अजम्पशंस दो। एक बाउल रखना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके अंदर बच्चे अपने अजम्पशंस डाल दिया करेंगे कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे होएगी, ये चीज़ वैसे होएगी। पीछे वाले बैच में वो मुंह फाड़ के बोल देते थे बच्चे, नाश करवा के, शुद्ध फट। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें चेंज होगी। कल मैं माइक पूछ के आई, 3200 का माइक बताया उसने। मैं कहा 3200 ज़्यादा तो नहीं है, पर अभी मेरे पास नहीं है। ज़्यादा तो नहीं, कम भी नहीं। क्या बात, ज़्यादा तो नहीं है पर अभी मेरे पास नहीं है। चलो देखो, कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पे इमोशनल आ गया तो वहाँ क्या है? हमारे एट्रीब्यूट्स आ गए ना। जहां पर भी इमोशनल नाम आ गया उसका मतलब है कि भाई इंसान के एट्रीब्यूट्स वहां पर इंक्लूड हो चुके हैं। अब एट्रीब्यूट से रिलेटेड मैंने आपको वर्ड्स बता रखे हैं ना, वो मुझे बता दो। एक तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का डोमेन आया, अफेक्टिव डोमेन आया या? शुक्र है। एरिस्टोटल करवाया हुआ मैंने आपको, एथोस, पैथोस, लोगोस नहीं करवाया? तो बनाओ ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाओ, उसमें सबसे ऊपर लिखना एथोस, लोगोस, लास्ट वाला है पैथोस। एथिक्स का मतलब है जिसके अंदर हम सही और गलत का पता लगाते हैं। एथोस, एथोस, एथिक्स। एथिक्स क्या होता है कि हमें सही और गलत का पता होना चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, वो चीज एथोस, यानी कि जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी आती है। क्रेडिबिलिटी का मतलब भी यही होता है। कहाँ जा रहे हो? वहीं लिखना है क्रेडिबिलिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। हिंदी भी सीखनी पड़ेगी, कौन सी मात्रा कहाँ पे आएगी, कहाँ पे नहीं आएगी, है ना? क्या है? एथोस, एथोस का मतलब होता है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने उस दिन मैसेज किया था ना, जो आपको सही लगा आपने वही किया। आया समझ में अब? हाँ जी, हो गई सेट। बट एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है उस चीज का पता होना, उसको बोलते हैं एथोस या एथिक्स। अरे दो वर्ड है ये, एथोस है और एथिक्स है। एथिक्स को एरिस्टोटल ने एथोस बना दिया। ये जो ट्रायंगल है किसके द्वारा दिया गया? ये एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया। एरिस्टोटल कौन है? अरस्तु। अरे भाई तुम्हारे उसमें बुक में होगा अरस्तु, ऐसे तो हो ही नहीं सकता किसी के में ना हो। टाइम पीरियड क्या है इनका? 384 से 322 या 24 ऐसे कुछ है बीसी। लिख लो, सब कुछ लिख लो, ये आएगा आपके उसमें सेकंड पेपर में। एथोस, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसके अंदर आती है, क्रेडिबिलिटी आती है कि भाई सामने वाले पर्सन को, सुनो एक एग्जांपल देती हूँ। एथोस विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि विश्वासदायक सामने वाला पर्सन है या नहीं है। जिसने वो फोटो डाली विश्वासदायक है नहीं है, आगे समझ में? और दो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल भाई का आएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लोगोस। लोगोस, एल से लोगोस, एल से लॉजिक, एल से लोगोस,
एल से लॉजिक, यानी भी किसी भी चीज को करने के पीछे क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। अगर लॉजिक लगाया जा रहा है तो उसका मतलब कि भाई रीजनिंग आ गई, आप अपनी तर्क शक्ति को यूज कर रहे हो, तर्क शक्ति। जैसे हम करते नहीं है कि भाई अपना ही अजम्पशंस लगाते हैं, अजम्पशंस भी इसी के अंदर आएंगी। अजम्पशंस, हम अपनी ही अजम्पशंस लगा रहे हैं, अपनी ही मान्यताओं को निर्धारित कर रहे हैं इसके अंदर कि भाई हाँ ये चीज ऐसे हुई होगी, ये चीज वैसे हुई होगी, वो काम। ठीक है, आ गया। इसे एथोस या फिर एथिक्स, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है हमें पता होना चाहिए। नश्तर लोगोस, लोगोस एल से लोगोस, एल से लॉजिक। लॉजिक में क्या है, रीजनिंग, अपनी तर्क शक्ति, दिमाग यूज करता है, हाँ ऐसे बात हुई होगी वैसे बात हुई होगी। अपनी एजम्पशन, अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन को क्रिएट करना, इमेजिनेशन भी आ सकती है इसके अंदर, है ना। हम सोच नहीं लेते, कई बार होता भी है कि भाई हाँ जैसे हम रात को भाग रहे हैं कि भाई सपने के अंदर, ठीक है, और वो एक वो दब जाने वाला वो फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, ये दोनों हो गए क्योंकि दोनों का नाम सेम है। इसमें क्या है, पैथोस। पैथोस का मतलब होता है हिला नहीं हिला, पैथोस का मतलब होता है इमोशनल, या इमोशंस जिसके अंदर यूज होते हैं। पैथोस इमोशंस जिसके अंदर यूज होता है, जिसके अंदर हमारा हार्ट यूज होता है, HEART। और बताओ, अब इधर देखो, लोगोस, ठीक है, ठीक है, इमोशंस। अब यही वर्ड हमारा वहां पर आ गया, इमोशनल, एट्रीब्यूट्स, अफेक्टिव डोमेन, यहीं पर लिख दो मैं ये सारी चीजें, इमोशनल, ठीक है। ये क्या है, हमारा हार्ट यूज हुआ। और बताओ क्या आएगा, फीलिंग्स आएंगे हमारे इसके अंदर, और सैडनेस, हैप्पीनेस, सब कुछ इसमें ही जाएगा। लिख लेना है इसको, अलग से नहीं आएगा ये, इसमें टॉपिक नहीं आएगा अलग से ये, ठीक है। अच्छा, जहां पर भी हमारा इमोशनल इंटीग्रेशन आता है ना, वहां पर नाम आता है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन। आया समझ में, आया भी। अच्छा, यहाँ पे एक नाम और आता है अब, एस्थेटिक, AESTHI, ठीक है, गलत है, वैसे मुझे करेक्ट तो पता नहीं, गलत लगा। हो जानबूझ के लिखती हूँ मैं गलत ताकि तुम्हें स्पेलिंग याद हो जाए। बताओ अब, चलो एस्थेटिक। अरे आस्तिक नास्तिक वो नहीं है, ये है इमोशनल इंटीग्रेशन है, क्योंकि पेपर में ये वर्ड आता है, एस्थेटिक को यूज करते हैं वो एस्थेटिक को, ठीक है। जहां पर हमारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, जहाँ पे हमारी विशेषताएं आती हैं, जहाँ पे हमारे इमोशनल टच आ गया, वहां पे एस्थेटिक वर्ड यूज होता है। हाँ, वैल्यू एजुकेशन इसी के अंदर चला जाएगा, एस्थेटिक में। हाँ 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 हाँ, एस्थेटिक, जिसके अंदर हमारी ब्यूटी आती है। देखो कितने सारे वर्ड है इसके, ब्यूटी, अगलीनेस, ये सब इसके अंदर ही आते हैं, इमोशंस के अंदर ही। ये कीवर्ड्स हैं जो पेपर में आते हैं, इसमें ही लिखो ये पैथोस में, बस नीचे की तरफ लिखते जाओ आप, है है। अरे ये सारा ये इसके अंदर लिख दो ना, पैथोस के अंदर ही सारा के सारा उठा के लिख दो ये, बस और कुछ नहीं करना। जब पेपर में आएगा ना, उसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, तो उसमें से एक वर्ड उठा के लिख देना कि हाँ इसमें से एक वर्ड दिया होगा। संपूर्णानंद, ठीक है, ये हो गया। आया समझ में, ये आया, हटा दो इसको। भगवान भी, गधे तो भेज रहा हूँ मैं, गधे भी तो छांट के भेज सकते। हाँ राहुल, सौभाग्य की बात है, मेरा भाग्य ही ऐसा है। हाँ, हमारे लिए सौभाग्य की बात, और आपके लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम गधे आए हो, तुम एक्सपर्ट बना के भेजूंगी मैं, ठीक है भाई। इमोशनल इंटीग्रेशन कब आया था, 1961 में आया था। किसके अंडर आया था, चेयरमैनशिप थी डॉक्टर संपूर्ण नाथ,
इसमें से यही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड, एट्रीब्यूट से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे आई थी, तो हमारे इस कमीशन में आई थी बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो इसमें देखो वर्ड क्या दिया है, क्वालिटीज ऑफ सैक्रिफाइस, ये भी हमारे इमोशंस के अंदर आते हैं। सैक्रिफाइस हम करते हैं। टॉलरेंस, सहनशीलता, ये भी हमारे इमोशंस के अंदर आते हैं। ये वर्ड भी लिख लो उसके अंदर, टॉलरेंस और ये सैक्रिफाइसेस, पैथोस के अंदर। टॉलरेंस और सहनशीलता और सैक्रिफाइस। ये राधा कृष्ण कमीशन, एक कोठारी कमीशन इतना सा तो नहीं है जिसमें इतना दिया हुआ है। इसमें एक इस पे चलेगा। बताओ जरा, बंद करना जरा उसको।